बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, इसी क्रम में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो अर्थक्वेक है, भूकंप। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी एक सवाल हमेशा आता रहता है। इसमें भी जो टॉपिक में जो प्रश्न बनता है वो 1.5 नंबर और उसके हिसाब से बनता है, या 5 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से बन जाता है। 2 टुकड़ों में इसको बनाते हैं कि अर्थक्वेक से क्या तात्पर्य है, या अर्थक्वेक को, भूकंप को परिभाषित कीजिए, इसके भूकंप आने के कारण और इसके विश्वतंत्र की पेटियों को समझाइए। तो आज हम भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप के आने के क्या कारण हैं, उसके नॉर्मल भूकंप आने के क्या कारण हैं, इसकी बात करेंगे। तो भूकंप जो है, यदि हम सामान्य रूप में कहें तो अर्थक्वेक्स इज ए वाइब्रेशन और ओसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ caused by transit disturbance or of the elastic or the gravitational equilibrium of the rocks or the beneath the surface। अर्थात भूकंप जो है भूपटल की कंपन अथवा लहर है। मतलब भूपटल जो है वो भूपटल है, वो भूकंप है, वो भूपटल की कंपन या लहर, मतलब सामान्य रूप से लहर, कंपन को भी भूपटल कह देते हैं। सामान्य इतनी सी परिभाषा आम व्यक्ति बोल देता है। जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर, मतलब धरातल के नीचे या ऊपर, सरफेस और बेनीथ द सरफेस की जो बात कर रहे हैं, तो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न होने से होती है, ये भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने के कारण क्या हैं, ये एक सामान्य परिभाषा के रूप में कई बार ये पूछ लेते हैं। जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं उसमें भूकंप या ज्वालामुखी के सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें 1.5 नंबर का सवाल भी आ जाता है। तो डेफिनेशन तो सभी आपको तैयार करनी है। तो कारण की यदि बात करें तो पहले ये भूगोलविद ये मानते थे कि भूकंप जो है वो रिजिड मास में नहीं आता है। जो कठोर, जो हमारा दक्षिण का जो प्रायद्वीप भाग है उसमें भूकंप नहीं आता है। लेकिन 1967 का जो कोयना का भूकंप और 1993 का जो लातूर जो महाराष्ट्र में है उसके भूकंप आने से इस विचारधारा पर कठाराघात हुआ है। क्योंकि ये माना गया है कि भूकंप का जो क्षेत्र कहीं भी हो सकता है, कोई भी जोन से आ सकता है, उसके कारण दूसरे अलग हो सकते हैं। तो उस आधार पर कारणों की बात करें तो भूकंप में सबसे पहला कारण ज्वालामुखी क्रिया है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहाँ भूकंप भी होगा। तो ज्वालामुखी एक इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि ज्वालामुखी तथा भूकंप एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। और ज्वालामुखी के उद्गार के साथ ही धरातल पर भूचाल अवश्य आता है। कभी कभी भूकंप के कारण ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है, भूकंप से भी हो जाता है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया में जो वेगवती गैस और वाष्प धरातल के निचले भाग से आते हैं और उसके कारण भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है। और उसी में हम कह सकते हैं कि जो भूकंपों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो 160 से 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में देखा जाता है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर आधारित होती है। तीव्रता जो है वो भूकंप कितना, जो रिएक्टर स्केल है वो ज्वालामुखी उद्गार पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 1883 में जब सुंडा और जलडमरुद्दी सुंडा स्टेट, जावा और सुमात्रा जो द्वीप है उसके बीच में क्राकटोआ द्वीप पर भयंकर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो उसे विनाशकारी और तीव्र भूकंप आया, जिसे 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष तक उसको देखा गया है। और इस कंपन द्वारा सागर में भयंकर सुनामी आई और जिनकी ऊंचाई जो है वो लगभग 120 फीट के करीब थी। और इसमें सुमात्रा और जावा के जो तटवर्ती भागों में लगभग 36,000 व्यक्ति मारे गए। और इसी 16 जनवरी 1968 को सिसिली द्वीप में भूमध्य सागर के एटना और माउंट एटना और ज्वालामुखी पुनः जो उद्गार हुआ, तो उसमें भी सिसिली द्वीप पर भयंकर भूकंप आया। इसका मतलब जहाँ वॉल्केनोस हैं और अर्थक्वेक्स हैं, इनका दूसरों का संबंध है। तो पहला कारण तो हम ये कह सकते हैं भूकंप आने का हमारा वॉल्केनो है। दूसरा है भूपटल भ्रंश के कारण भी भूकंप आते हैं। ये चीज़ भी देखी गई है कि भूपटल भ्रंश का मतलब भ्रंश, भूपटल में फॉल्ट होता है, और फॉल्ट होने के द्वारा चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एंडोजेनेटिक फोर्सेस से वो कार्य करते हैं, तो धरातल में संपीड़न होता है, तनाव होता है। तो आमने सामने कार्य करते तो संपीड़नात्मक बल होता है, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो भ्रंश होता है, ये फॉल्ट होता है। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि धरातलीय भागों पर भूगर्भीय हलचलों का पर्याप्त असर
होता है। भूगर्भिक हलचलों का द्वारा भूपटल भ्रंश तथा वलन होता रहता है। इन परिवर्तन के प्रमुख कारण टेंशन और कंप्रेशन है। ये दोनों हम चीज़ें बातें बताई हैं। इसके आधार पर यदि किसी कारण से कोई स्थल भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो उसे रिप्ट घाटी का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ जब कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसको हॉर्स पर्वत की रचना होती है। दरार द्वारा पर्वतों को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो दरार द्वारा जो पर्वत बनते हैं, तो इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये होता है कि धरातलीय भागों का अगल बगल खिसकाव अथवा ऊपर नीचे की तरफ खिसकाव होता है, तो और अचानक परिवर्तन के कारण पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाती है। इसी प्रकार संपीड़न की शक्ति के कारण भूपटल में मोड़ पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। तो ये भूपटल भ्रंश के कारण भी होता है। इस प्रकार के भूपटल भ्रंश में यदि हम देखें तो उदाहरण के लिए आसाम में 1950 में एक भयंकर भूकंप दरार के कारण धरातल में अव्यवस्था उपस्थित होने से आया था। इसके प्रचंड धक्के के कारण 1500 व्यक्ति मारे गए थे और 60 झटके महसूस किए गए थे। इसी प्रकार 1934 का भूकंप भी भूपटल में खिसकाव तथा अव्यवस्था के द्वारा ही आया था और उसमें दरार से झील का निर्माण हो गया था। 26 जनवरी 2001 का जो भुज का जो भूकंप आया था, वो प्रलय का भूकंप आया था, उससे भी दरारों के सक्रिय होने का कारण बताया गया है। तो इस प्रकार से भूपटल में भ्रंश या जो दरारें पड़ जाती हैं तो दरार ऊपर या नीचे उड़ जाता है और उससे भी भूकंप आता है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा, भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण भी भूकंप आता है। मतलब आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो आइसोस्टैटिक थ्योरी है उसी का भू संतुलन में अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि भू संतुलन भूपटल के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में होते हैं। ये हमें देखा जाए तो टोटल संतुलित अवस्था में है। जब कभी भी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालीन अव्यवस्था उपस्थित हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी यदि दो प्लेटें हैं, प्लेटें टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर दो प्लेटों में थोड़ा सा भी डिस्टेंस हो जाते हैं तो भूकंप आ जाते हैं, मूवमेंट होने लग जाता है। यदि भी भू संतुलन संबंधित तरह तरह की अव्यवस्थाएं तथा पुनर्व्यवस्थाएं होती रहती हैं, परंतु सदैव भूकंप का अनुभव नहीं होता है। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक हो जाती है तो भूकंप प्रारंभ हो, मतलब सडन यदि कोई अव्यवस्था हो जाती है तो भूकंप आ जाता है। उदाहरण के लिए जो नवोदित या पर्वत निर्माण के बाद उस पर अनाच्छादन की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं तो अपर्दनों द्वारा पर्वतीय भाग कटकर नदियों द्वारा सागरीय भाग अथवा झीलों में जमा होने लगता है। इस प्रकार दो प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। प्रथम, पर्वतीय भाग का अपर्दन के कारण नीचा होना तथा उसके भार में कमी। द्वितीय, सागरीय भाग में लगातार निक्षेप द्वारा भार में वृद्धि होती है। इस क्रिया द्वारा भू संतुलन समाप्त हो जाता है, परंतु इस संतुलन को स्थापित करने के लिए सागरीय तली के नीचे की तरफ खिसकने लगती है तथा भार में हाँस होने के कारण पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगते हैं। जब ये क्रिया धीरे धीरे होती है तब उसका आभास नहीं हो पाता है, परंतु जब ये क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है तो भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है। इस प्रकार के भूकंप प्राचीन जो नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी में देखे जाते हैं। मतलब इस प्रकार के पर्वत हैं कि जो पटल में अव्यवस्था जब हो जाने लगती है, शिफ्ट होते हैं, तो नवीन जो पर्वत हैं मोरदार पर्वत उनमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें मार्च 1949 में जो हिंदुकुश में इसी प्रकार का संतुलन मूलक भूकंप आया था। इसका प्रभाव पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर तक अनुभव किया गया था। तो ये कारण इसके द्वारा माना जाता है। चौथा कारण, जलीय भार के कारण। मतलब हम एक मानते हैं कि पृथ्वी में ऑलरेडी संतुलन है और उसके बाद में उसमें आप कहीं डैम बना रहे हैं और अव्यवस्था करते हैं तो उसे जल की भार की क्षमता के कारण भी भूकंप आ जाता है। तो ये माना जाता है कि 11 दिसंबर 1967 के भारत के जो कोयना भूकंप के अनेक प्रभाव कारणों में एक कारण कोयना बांध भी तथा जल भंडारण उत्पन्न अव्यवस्था को बताया जाता है। मतलब भूकंप का हम जो बांध की बात बता रहे हैं कि कोयना बांध 1967 में जो ये भूकंप आया था उसका कारण ये माना जाता है कि कोयना बांध का निर्माण किया गया और जल भंडारण क्षमता बहुत अधिक थी। इसके लिए MM कृष्ण इस बात के प्रवक्ता हैं कि कृष्ण के अनुसार कोयना बांध द्वारा जल भंडार में अत्यधिक जल के भंडार के कारण जलीय भार से धरातलीय भाग में दसाव हुआ, जिस कारण से भूपटल में अव्यवस्था होने के कारण भूकंप अनुभव किया गया था। तो ये एक मुख्य कारण बताते हैं कि जलीय भार के कारण भी भूकंप आ सकता है। तीसरा, भूपटल में सिकुड़न के कारण भी। पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत के आधार
जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है उसके आधार पर विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी के तापमान में विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप निरंतर ह्रास हो रहा है। और इस मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोल शास्त्री डाना ने 1847 में किया था। उसके बाद डी ब्लू माउंट ने 1852 में भी इसमें किया था। तो इस विकिरण द्वारा निरंतर ताप में ह्रास होने के कारण पृथ्वी के ताप में पर्याप्त कमी होने के कारण भूपटल शीतल होने लगता है और इस प्रकार के ठंडे होने से इसकी पपड़ी में भी सिकुड़न या संकुचन आने लग जाता है और इससे पर्वत निर्माण कार्य की प्रक्रिया को जन्म देती है। इस आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि विकिरण द्वारा जो नष्ट ताप की पूर्ति तथा जो पदार्थों द्वारा उत्पन्न ताप हो जाता है वो पृथ्वी में ताप ह्रास की समस्या ही नहीं उठती। इसका अधिकांश विद्वान भूपटल में शीतलता के कारण संकोचन में विश्वास रखते हैं। अतः इस आधार भूकंप की संभावना विद्वानों के अनुसार न्याय संगत नहीं है। तो अगला पॉइंट हमारा गैस का फैलाव का है कि गैस के फैलाव के कारण कि भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो वह अत्यधिक ताप के कारण जलवाष्प अथवा गैस में बदल जाता है। जब इसकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये गैसें अथवा वाष्प ऊपर जाने का प्रयास करती है। फलस्वरूप भूपटल के नीचे धक्के लगते हैं और जिस कारण से भूपटल में कंपन उठने लग जाती है तब धरातल में भूकंप का अनुभव किया जाता है। कभी कभी ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो अचानक संकुचित गैस में प्रसार या फैलाव होने लग जाता है जिस कारण पृथ्वी में कंपन हो जाती है। तो ये सिस्टमेटिक है कि जो कोस्टल एरियाज़ में है उसमें कहीं पानी का रिसाव हो जाता है तो गैस का फैलाव इस कारण से हो जाता है। और अंतिम है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि हमारे धरातल में जो अधिकांश भूकंपीय घटनाएं घटती हैं वो विभिन्न प्लेट किनारों पर के सारे ही गठित होती हैं। अब ये 3 प्रकार की प्लेटें हैं, रचनात्मक प्लेट है, विनाशात्मक और संरक्षित प्लेट है। रचनात्मक प्लेट के किनारों का निर्माण मध्य महासागरीय कटकों के सारे होता है जहाँ पर 2 प्लेट टूट कर विपरीत दिशाओं में गतिशील होती है और इसी कारण से नीचे से मेंटल का पिघलना हो जाता है। विनाशिक प्लेट जो है डिस्ट्रिक्ट प्लेट हैं वो आपस में टकराती हैं। 2 प्लेट का आमने सामने गतिशील होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट किनारे का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, सब्जेक्शन हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्षेपित भाग नीचे मेंटल में चला जाता है और प्लेटों में इस प्रकार से आपसी टकराव और क्षेपित भाग की रगड़ द्वारा 100 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई में कहते हैं अत्यधिक ताप के कारण जो लावा है वो पिघल कर ज्वालामुखी केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होने के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। और दूसरी अंतिम प्लेट है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाती हैं तो वह एक संघर्षित प्लेट किनारा का निर्माण होता है और उस रूपांतरण का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर तीव्र भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार ये कैलिफोर्निया तथा दक्षिण पूर्वी भाग में जो फॉल्ट प्लेन के द्वारा संदर्भ में भी इसको भूकंप को गिना जाता है। इसी प्रकार इसके कुछ सामान्य कारण भी हैं भूकंप के, जो कि सागरीय तट के भागों में सागरीय लहरों के टकराव के कारण हो जाता है। प्रचंड सागरीय भूकंप द्वारा सुनामी आने के कारण हो जाता है। कंदराओं की छत जब नीचे गिरती हैं चट्टानों से चूने के प्रदेशों में तो भूकंप आ जाता है। अपक्षय की क्रियाओं के कारण भी है, लेकिन ये सामान्य भूकंप है जिसमें कि हमारा रिएक्टर स्केल इनका कम होता है। तो इस आधार पर हम ये भूकंप की गणना करते हैं। धन्यवाद।